चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों 66 से लेकर 85 तक जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन इसमें और पहले वाले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है दोस्तों? इसमें ये डिफरेंस है कि आपका जो S1 दिया हुआ है जो सेंटेंस, ये दोस्तों हमारा क्या है? S1 जो है ये हमारा स्टार्टर है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जो है सेंटेंसेस की वो कहां से होने वाली है? S1 से होने वाली है, ये बिल्कुल दिया हुआ है इसमें। और S6 जो है, ठीक है ना, ये हमारा एंडिंग सेंटेंस है। ठीक है, आप इसको एंडर बोल सकते हो, एंडिंग वाला सेंटेंस बोल सकते हो। इसका मतलब हमको जो है रीअरेंज करना है ये 4 सेंटेंसेस को, P, Q, R और S, इसको किस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है कि शुरुआत होना चाहिए S1, उसके बाद सेंटेंस पूरा हम अरेंज करेंगे और एंडिंग होना चाहिए S6 से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये आपको इसका फॉर्मेट समझ में आया। अब हम शुरू करते हैं सीधा। तो देखो सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमको इसको पढ़ना है, हमारे स्टार्टर को पढ़ना है, ये जो भी लिखा है इसको पढ़ना है। और उसके बाद आप बोल सकते हो कि सेकंड स्टार्टर आपको शुरू करना है दोस्तों। क्या शुरू करना है? सेकंड स्टार्टर। इसका सीधा सा मतलब है कि इस स्टार्टर के बाद में पहला कौन सा सेंटेंस आएगा वो अपने को देखना है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि हमको दोस्तों बराबर पेयरिंग बनाना है। एक अगर आपने फिक्स पेयरिंग बना ली मतलब आंसर तुरंत आपका आने वाला है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। इजिप्ट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका। देखो इसको पढ़ते से एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं इजिप्ट, है ना। इजिप्ट जो एक देश है वो कहां पर है, उसकी लोकेशन की बात यहां पर की जा रही है कि वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट के कोने में वो रहता है, सॉरी प्लेस्ड है, रहता नहीं, इंसान नहीं है, वो देश है। ठीक है, अब देखो दोस्तों थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि अगर शुरुआत इजिप्ट से हो रही है, लेकिन इसका मतलब है इसके आगे क्या बोला जाएगा? जाहिर सी बात है इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट जो कि देश है उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास P क्या है। देखो मोस्ट ऑफ इट इज डेजर्ट और सेमी डेजर्ट। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों कि यहां जैसे P है, अब इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ इट, तो ये इट किसके लिए है ये सोचो जरा। इट किसके लिए है दोस्तों? इट हमारा है इजिप्ट के लिए। किसके लिए है? इजिप्ट के लिए। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ इट, कि इसका ज्यादातर इसका जो है इस डेजर्ट है, मतलब ज्यादातर इजिप्ट का पार्ट, ज्यादातर इजिप्ट का हिस्सा वो क्या है? डेजर्ट है। वो सेमी डेजर्ट भी है, डेजर्ट है या फिर सेमी डेजर्ट है। इसका क्या मतलब है कि P हमारा स्टार्टर हो सकता है। ठीक है ना, P स्टार्टर हो सकता है। क्यों स्टार्टर हो सकता है? क्योंकि हमने इसमें हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इजिप्ट की। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये लग रहा है स्टार्टर। आगे बढ़ते हैं। इट हैज वेरी लिटिल रेनफॉल, इसमें जो है बहुत कम रेनफॉल होता है। अब देखो ये इट है, ये प्रोनाउन है, ये भी किसके लिए यूज हो सकता है? इजिप्ट के लिए। इसका मतलब Q भी आपका स्टार्टर लग रहा है। आगे देखते हैं। इट इज 4 times एज बिग एज ग्रेट ब्रिटेन इन साइज। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, एक बात मुझे बताओ, यहां इजिप्ट के बारे में बोला जा रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, कहां का? अफ्रीका का। मतलब यहां पर उसकी क्या बताई गई? प्लेस। यहां पर उसकी क्या बताई गई? प्लेस। और इसमें क्या बताया गया? 4 times एज बिग एज ग्रेट ब्रिटेन, मतलब इसकी साइज। तो ये बिल्कुल पैटर्न है दोस्तों। सबसे पहले प्लेस होता है, उसके बाद साइज के बारे में, मतलब देखो उसके इससे क्लोजेस्ट चीजें बता रहे हैं, मतलब एक तरह से इजिप्ट के बारे में जो एग्जैक्ट चीजें हो रही है, बताई जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम एग्जैक्ट स्टार्टर की बात करें, जो सब इन तीनों में से अगर हम कंपेयर करें P, Q और R, तो ऐसा लग रहा है कि R जो है वो हमारा बिल्कुल स्टार्टर होना चाहिए। R के स्टार्टर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है,
P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है। लेकिन मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर देखो प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पर साइज की बात हो रही है, उस हिसाब से जो है भाई ऐसा ही होता है कि जब हम किसी देश के बारे में बता रहे हैं तो पहले हम उसके बारे में बताएंगे कि वो कहाँ पर है, फिर हम बताएंगे कि उसकी साइज क्या है ना। इसी तरीके से इंट्रोड्यूस होता है उस प्लेस के बारे में। तो उस हिसाब से R जो है वो स्टार्टर हमारा बिल्कुल लग रहा है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। द ओनली देख ध्यान देना, ओनली 25th ऑफ अ टोटल एरिया इज कल्टीवेट। इसमें हमको नहीं पता कि ये किसके बारे में बोला जा रहा है, तो S तो स्टार्टर नहीं है। अब या तो P है या Q है या फिर R है। दोस्तों S स्टार्टर नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि ज्यादा क्लोज आंसर हमारा कौन सा लग रहा है, R लग रहा है। चलिए, अगर यहां पर अभी कंफ्यूजन है, अभी हमारी क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा स्टार्टर है, तो हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? R और P का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों RP का पेयर बन गया तो 100% हमारा C आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि R तो ऑलरेडी हमको लग रहा है। देखते हैं RP, देखो क्या लिखा है। इजिप्ट जो है लाइज इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है वो। उसके बाद इट इज 4 टाइम, 4 बार जो है एज बिग एज ग्रेट ब्रिटेन, इतना बड़ा है ग्रेट ब्रिटेन के 4 गुना बड़ा है। उसके आगे देखो S में क्या है, ओनली 25th ऑफ द टोटल एरिया इज कल्टिवेटेड, कि ये इतना बड़ा है, उसमें से केवल 25th जो ऑफ टोटल एरिया है वो क्या है दोस्तों, वो कल्टीवेटेड है। ठीक है, वो कल्टीवेटेड है मतलब सॉरी कल्टीवेबल है, मतलब उसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। और P के बाद क्या, सॉरी R के बाद P आना चाहिए, है ना। तो देखो क्या लिखा है, 4 टाइम्स एज बिग एज ग्रेट ब्रिटेन, और उसके बाद P देखो, मोस्ट ऑफ इट इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, की ज्यादातर क्या है उसमें से डेजर्ट है, सेमी डेजर्ट है। और P के बाद आप देखो क्या है, ओनली 25th ऑफ टोटल एरिया इज कल्टीवेटेड। देखो अभी बात किसकी चल रही है, यहाँ पर डेजर्ट की और सेमी डेजर्ट की बात हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उसके आगे क्या बोला जाएगा कि 25th ऑफ टोटल एरिया जो है वो केवल कल्टीवेबल है, इट हैज वेरी लिटिल रेनफॉल। उसके बाद क्या बोला गया कि 25th केवल उतना सा एरिया कल्टीवेबल है, और उसका कहीं ना कहीं कारण क्या है, इस चीज का जो रीजन है कि इतना कम 1/4 जो एरिया है उस पे केवल खेती होती है और बाकी डेजर्ट है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आखिरी में है कि उसके पास बहुत ही कम रेनफॉल है। तो हमको एक डाउट तो हुआ था कि R स्टार्टर है, लेकिन उसके बाद जब हमने इसको अरेंज किया तो 100% हमें कंफर्म हो गया कि C वाला हमारा राइट आंसर है। दोस्तों इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल पेयर ढूंढना है, सही पेयर और स्टार्टर देखना है, सेकंड स्टार्टर देखना है। अगर ये दो चीजें पता कर ली, आंसर हमारा सामने आ जाएगा। ठीक, C वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने। देखो आपको लग रहा होगा इतना बड़ा पैराग्राफ है सर, इतने सारे सेंटेंस हैं, कैसे क्या करेंगे हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया बिल्कुल शांति से आप कोशिश ये करो, पेयरिंग बनाने की कोशिश करो, बहुत आसानी से निकलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। S1 पढ़ो पहले। इन मैकेनिकल एफर्ट्स, ठीक है, इन मैकेनिकल एफर्ट्स यू इंप्रूव बाय परपेचुअल प्रैक्टिस। यहां इसको समझो, क्या बोला जा रहा है कि मैकेनिकल एफर्ट्स अगर आपको देना है, ठीक है, मैकेनिकल अगर आपको एफर्ट्स देना है, शरीर से, मशीन से कोई काम लेना है, तो आपको उस चीज में अगर आपको मैकेनिकली आपको अपने आप को डेवलप करना है, इंप्रूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको परपेचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। प्रैक्टिस की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि S1 के साथ जो है किसकी पेयर आती है, ठीक है, किसकी पेयर बनती है। तो देखो क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है P में, he cannot go on shooting wide or falling short and still fancy that he is making प्रोग्रेस। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ही की। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या S1 में कोई ही या किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, क्या S1 को पढ़ने से किसी इंसान के बारे में पता चल रहा है। देखो मैकेनिकल एफर्ट, यू की बात हो रही, ये भी प्रोनाउन है। अब जाहिर सी बात है ही का कोई नाउन होना चाहिए था, इसका मतलब P जो है वो हमारा फर्स्ट स्टार्टर नहीं है, इसके बाद नहीं आने वाला है। तो P से अगर आपका सेंटेंस ये आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है तो ये रॉन्ग,
ठीक, एक कैंसिल किया, आगे बढ़ते हैं। दिस इज सो बिकॉज, देखो यहां आंसर दिया जा रहा है। अब आप एक चीज सोचो कि क्या ये आंसर इसका है? क्या लिखा है? इन मैकेनिकल एफर्ट, मैकेनिकल एफर्ट्स करने में यू इंप्रूव बाय परपेचुअल चेंज, आप इंप्रूव करते हो कैसे? लगातार प्रैक्टिस, सॉरी परपेचुअल प्रैक्टिस, तो आप कैसे इंप्रूव करते हैं? लगातार प्रैक्टिस करके। और ये इसलिए होता है, ध्यान देना, ये इसलिए होता है क्योंकि द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन्ड is a matter of actual experiment in which you either succeed or fail। कि ये इसलिए होना चाहिए, या ये आपको कंटिन्यूस जो चेंज है वो इसलिए होती है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल आपको अटेन करना है वो एक्सपेरिमेंट पर बेस करता है। एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, या आप किस तरीके से आपका जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है, जिसमें आप फेल होते हो या फिर आप सक्सीड होते हो। इसका क्या लग रहा है दोस्तों कि बिल्कुल हाँ, इसका आंसर हमको क्यू से मिल रहा है। ये अगर ये कुछ इफेक्ट है तो ये, सॉरी ये अगर कॉज है तो ये उसका क्या हो रहा है दोस्तों? ये इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, या फिर आप इसको रीजन बोल सकते हो, आप इसको कारण बोल सकते हो। उस हिसाब से जो है Q 100% हमारा स्टार्टर है दोस्तों, और Q हमारा अगर स्टार्टर है तो D वाला हमारा आंसर है। ठीक, कंफर्म करने के लिए पूरा हम लोग इसका पेयरिंग बनाते हैं। तो देखो Q आ गया हमारा, ये इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो टू बी अटेंड करना है वो डिपेंड करता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे, जिसके अंदर आप फेल हो रहे हो या फिर पास हो रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद S देखो, इफ अ मैन एम्स, अब आगे की बात बता रहे हैं कि यदि इंसान जो है एम्स एट मार्क विद बो एंड एरो, अगर उसके पास तीर और कमान है और वो एक पॉइंट पर एम कर रहा है, मार्क कर रहा है, ही मस्ट आइदर हिट इट और एम इट, या तो उसको हिट करना है या फिर हिट ना कर पाए तो बार बार उसको हिट करने की कोशिश करना है, उसको एम करना है। ठीक है, ऐसी एस आ गया। उसके बाद देखो P, ही कैन नॉट गो ऑन शूटिंग वाइड एंड फॉलिंग शॉर्ट, कि हमेशा उसको क्या नहीं करना चाहिए कि हमेशा वो शूट तो कर रहा है लेकिन वाइड कहीं पर भी उससे अपने एम से काफी दूर शूट कर रहा है और फॉलिंग शॉर्ट हो रहा है। स्टिल फैंसी दैट ही इज मेकिंग प्रोग्रेस एंड स्टिल फैंसी दैट ही इज, मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा वो कहीं पीछे रह रहा है, दूर रह रहा है, और उसके बाद भी वो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहा है। देखो यहां पर आप अगर समझ में भी नहीं आए, आपको मान लो इसका मीनिंग समझ में नहीं आए, देखो यहां किसकी बात हो रही है? मैन की बात हो रही है, और यहां देखो ही कैन नॉट, तो जाहिर सी बात है हम किसकी बात कर रहे हैं? इस मैन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 100% S के बाद P का पेयर तो है, S के बाद P का पेयर है। आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो, देखो SP का पेयर भी हमको पता चला और QS का पेयर भी हमको पता चला, उस हिसाब से भी हमारा आंसर D वाला है। ठीक है ना, SP का देखो आप कहीं पर भी दूसरा पेयर नहीं है, उस हिसाब से भी हमारा आंसर आ गया। दो पेयर आपके सामने, या तो SP का पेयर हो जाएगा या फिर Q जो है दोस्तों वो हमारा स्टार्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? दो तरीके से हमने पता किया, आंसर जो है हमारा D वाला है। आप लोग वीडियो को पॉज करें, है ना, वीडियो को पॉज करें, एक बार बिल्कुल शांति से पढ़ें कि D आपका आंसर है या नहीं है, बिल्कुल आपको मीनिंग उसका समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 वाला, शुरुआत किससे हो रही है? ईसाक्स मदर मैरिड अगेन। ईसाक जो है एक पर्सन का नाम है, हो सकता है ईसाक न्यूटन के बारे में ही बात की जा रही है या फिर कोई दूसरे ईसाक की बात की जा रही, उनकी मदर की बात की जा रही है। देखो ईसाक्स मदर मैरिड अगेन, कि फिर से उनकी जो है क्या हो गई, उन्होंने फिर से शादी कर ली। अब देखो सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट टेंस में। ठीक है, किस में चल रहा है दोस्तों? पास्ट टेंस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। आगे देखते हैं तो बट ही वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर। अब देखो यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर ईसाक की बात नहीं हो रही दोस्तों, ईसाक मेल है और मदर जो है वो फीमेल है, जाहिर सी बात है। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? उनकी मदर की। तो आगे भी जो कन्वर्सेशन होगा, डिस्कशन होगा, वो उनकी मदर के बारे में ही होगा पहले, है ना, चांसेस उसके हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है? ही हैड अ नहीं सॉरी, यहां देखो क्या लिखा है? बट ही वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर। क्या ये फिट होगा कि ईसाक्स मदर मैरिड अगेन?
ईशाक की मदर ने फिर से शादी कर ली, लेकिन वो जाना जाता, वो बहुत क्लेवर है, कोई सेंस नहीं बन रहा, बीच में गैप है, इसका मतलब पी स्टार्टर नहीं है। तो देखो पी ऑप्शन में भी नहीं है स्टार्टिंग में, कोई इश्यू नहीं। आगे क्या, शी सेंट हिम टू स्कूल, उसने क्या किया, उसको कहा सेंड किया, स्कूल से। देखो यहां पर बात हो रही है कि उन्होंने फिर से शादी कर ली, और यहां बोला जा रहा है कि शी सेंट हिम टू स्कूल, कि उन्होंने उसको स्कूल पहुंचा दिया। तो यहां कुछ और सेंस में बात हो रही है कि उन्होंने फिर से शादी की, और यहां बोला जा रहा है कि उन्होंने उसको स्कूल पहुंचा दिया। तो ये भी लग रहा है कि ये आपका स्टार्टर नहीं है, मतलब आपने बी वाला पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं आर होगा कि नहीं। देखो यहां बोला जा रहा है ईसाक की मदर के बारे में, कि ईसाक मदर जो है वो उन्होंने फिर से शादी कर ली, और यहां देखो आर में ईसाक वॉज लेफ्ट टू केयर ऑफ हिज गुड ओल्ड ग्रैंड मदर, जो कि बिल्कुल सही है। देखो क्या हो रहा है, देखो एक सीक्वेंस बन रहा है कि देखो क्या हुआ कि ईसाक की मदर ने शादी कर ली, और ईसाक का क्या, उसको जो है उस ईसाक को कहाँ छोड़ दिया गया, उनकी जो ग्रैंड मदर है ओल्ड, उनके पास, या ईसाक का जो रख रखाव है, देखभाल है, वो किसने किया, ओल्ड ग्रैंड मदर ने किया। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब आर जो है ये हमारा फर्स्ट स्टार्टर है। अब उसके बाद देखो क्या एस होगा कि नहीं, ये हम कंफर्म कर लेते हैं। इन हिज अर्ली ईयर्स ईसाक डिड नॉट अपीयर टू बी वेरी ब्राइट स्टूडेंट, की शुरू के कुछ ईयर्स में, देखो यहां भी बात किसकी हो रही है, अर्ली ईयर की, लेकिन जाहिर सी बात है उसके पहले, स्कूल जाने के पहले तो उसको किसी की केयर की जरूरत है, ठीक है, जब वो छोटा सा बच्चा था किसी के केयर की जरूरत है, जाहिर सी बात है, तो हमारा आर स्टार्टर है, एस नहीं होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों या तो आर के साथ क्यू का पेयर होगा, या फिर आर के साथ पी का पेयर होगा, इन दोनों में से कुछ एक होगा। तो अभी हम कंफर्म कर लेते हैं कि आर क्यू सही है या फिर आर पी सही है। अब देखो आर में ईसाक वॉज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज ओल्ड गुड ओल्ड ग्रैंड मदर, कि ईसाक को जो है वहां पर अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके उन्होंने उसको पाला, उन्होंने उसका ध्यान रखा। उसके बाद देखो शी सेंट हिम टू स्कूल, देखो शी सेंट हिम टू स्कूल, उन्होंने जो ग्रैंड मदर है उन्होंने इसको ईसाक को कहां भेजा, स्कूल में भेजा, बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद देखो आर नहीं बिल्कुल सही लग रहा है ना। उसके बाद देखो आर क्यू सही लग रहा है। उसके बाद देखो एस, इन हिज अर्ली ईयर्स ईसाक डिड नॉट अपीयर टू बी वेरी ब्राइट स्टूडेंट, जाहिर सी बात है पहले स्कूल के अंदर पहले एडमिशन होगा, उसके बाद तो उसकी रिपोर्ट आएगी ना, उसके बाद बताया जाएगा कि वो पढ़ाई में शुरू के सालों में जो पढ़ाई में वो अच्छा था या फिर नहीं था, है ना, जाहिर सी बात है पहले उसका एडमिशन होगा, पहले उसको स्कूल भेजा जाएगा, मतलब क्यू, और उसके बाद एस, 100% ये पेयर है क्यू और एस का। तो क्यू और एस का जो है हमारे पास यहां पर मिल रहा है, ठीक है, और क्यू जो है आर के पहले आ रहा है, इसका मतलब ए वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ए वाला हमारा करेक्ट है। क्योंकि यहां पर आप देखो अगर आर और पी का अगर आप पेयर देखोगे, देखो आर पी का पेयर बन रहा है क्या, ईसाक जो है वो अपनी ग्रैंड मदर ने उसका केयर किया, और उसके बाद बट ही वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर एट मेकिंग थिंग्स, बट ही वॉज नोन टू बी, क्या इसका और इसका रिलेशन है, क्या आर का और पी का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है ना, जाहिर सी बात है ए वाला हमारा राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो को पॉज करें और आप लोग रीड करें, आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा ए वाला। हम भी एक बार पढ़ते हैं पूरा, देखो क्या लिखा है, आर से शुरू, S1 से शुरू करते हैं। ईसाक्स मदर मैरिड अगेन, उन्होंने फिर से शादी कर ली। ईसाक वॉज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, गुड ओल्ड ग्रैंड मदर थी, ईसाक का ध्यान उनकी ग्रैंड मदर ने लिया। शी सेंट हिम टू स्कूल, उन्होंने उसको स्कूल पहुंचाया। इन हिज अर्ली ईयर, शुरू के सालों में तो वो क्या हुआ कि स्कूल में काफी ब्राइट स्टूडेंट उभर कर नहीं आया, लेकिन बट ही वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर, लेकिन वो आगे चलकर बहुत वो क्लेवर है, शार्प रहा, और मेकिंग थिंग्स का मतलब उसमें क्रिएटिव जो पावर है वो काफी अच्छा था उसका, ठीक है। और बट के साथ वैसे ही अपोजिट सेंस आता है, एक तरफ यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव सेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बट, तो इस हिसाब से हमारा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, S1 हमारा है
द एग्जामिनेशन सिस्टम मस्ट बी रिगार्डेड एज अ चीफ रेकर ऑफ यंग नर्व्स। क्या बोला जा रहा है कि ये जो परीक्षा का सिस्टम है, एग्जाम देने का जो सिस्टम है, मस्ट बी रिगार्डेड, इसको कैसा माना जाना चाहिए, एज द चीफ रेकर। रेकर का मतलब होता है ब्रेकर। क्या मतलब होता है? ब्रेकर। चीफ रेकर मतलब बिल्कुल तोड़ने वाला। यंग नर्व्स, लोगों की जो नर्व्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो यंग बच्चे जो हैं उनकी जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, उसको तोड़ने वाला, उसको मरोड़ने वाला है। मतलब एक तरह से एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो जो यंग चिल्ड्रन है उनको बहुत ज़्यादा एंशियस करने वाला है, या उसमें उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी या चिंता बढ़ाने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है, एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में। आगे देखते हैं। इट मेक्स मी, देखो एग्जामिनेशन सिस्टम मस्ट बी रिगार्डेड एज रेकर। अब आगे क्या? इट मेक्स मी जंप आउट ऑफ बेड ऑल इन द स्वेट। अब यहां बोला जा रहा है कि इट मेक्स मी, ये मुझे बेड से बाहर जंप करवाता है, मतलब मुझे सोने नहीं देता है और मुझे पसीने में हमेशा रखता है। अब एक चीज बताओ, यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में बात की जा रही है और यहाँ ये मी है, तो ये मी का इंट्रोडक्शन हुआ नहीं अभी तक। इसका मतलब है पी स्टार्टर नहीं है। ठीक है ना, पी वैसे भी हमारा स्टार्टिंग में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्यू देखते हैं, क्यू में है कि नहीं। तो इट डज दिस बाय बिल्डिंग अप टेंशन। देखो बहुत बढ़िया चीज मिली। क्या? देखो यहां दिया गया है, यहां S1 में दिया है कॉस। क्या दिया है? कॉस। और इसमें दिया है रीजन, कारण दिया है। देखो यहां बोला गया है कि ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसको एकदम चीफ रेकर माना जाना चाहिए यंग नर्व्स के लिए। और ऐसा क्यों? ये कैसे करता है? सॉरी, ये एग्जामिनेशन जो सिस्टम है ये यंग नर्व्स को कैसे कमजोर कर देता है, यंग नर्व्स को जो है कैसे उनको चिंता में डाल देता है, उनको एंशियस बना देता है। तो देखो इट डज दिस, ये करता है कैसे? बाय बिल्डिंग अप टेंशंस। एग्जाम क्या करती है? बच्चों में टेंशन बढ़ा देती है फॉर द पार्ट ऑफ ईयर, है ना, ऑल थ्रू वंस यूथ। मतलब हर बच्चे में जो है एग्जाम की टेंशन हो जाती है। मतलब S1 के बाद Q का पेयर है और ये हमारा जो है दोस्तों आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। अब आपको जो है, और हम लोग आगे भी कुछ पेयर आती हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप देखो कि क्योंकि यहाँ पर ये कॉज है और ये उसका आंसर है, ये उसका रीजन है कि ये ऐसा कैसे कर पाता है, या ये एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा इसलिए हो पाता करता है क्योंकि ये आगे चलकर टेंशन बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद R, एंड आफ्टर 4 डिकेड्स। देखो 4 डिकेड्स के बाद क्या होता है? द सेम नर्वसनेस समटाइम्स रीअकर्स टू मी इन नाइटमेयर्स। की 4 डिकेड्स के बाद ये जो सेम जो नर्वसनेस है ये वापस आ जाती है मेरे अंदर नाइटमेयर के थ्रू। नहीं, क्यू के पास एस आएगा, सॉरी। अब देखो यहां हो गया हमारा, उसके बाद देखो आर, एस आ गया। आई रिमेंबर द डेस्परेट नर्वसनेस। नाउ अब ये अपनी स्टोरी बता रहा है, जो ऑथर है, जो राइटर है, वो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे एक याद है एक नर्वसनेस के बारे में, दैट यूज्ड टू ग्रिप मी फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, की जो हमेशा मुझे बिल्कुल जकड़ कर रखती थी जनवरी से अप्रैल के बीच में। वो अपनी बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्यू के बाद एस। अब देखो एस के बाद आर, एंड आफ्टर 4 डिकेड्स, की 40 वर्षों के बाद ये जो सेम नर्वसनेस, देखो यहां पर एक जबरदस्त पेयर है किसकी दोस्तों? एस की। यहां पर देखो ये क्या बोला जा रहा है? नर्वसनेस। और उसके बाद देखो आर की 4 डिकेड के बाद, 40 वर्षों के बाद वही वाली नर्वसनेस। कौन सी वाली नर्वसनेस? जिसके बारे में उसने यहां पर बात की हुई है। ठीक है ना, तो एस और आर का पेयर है, तो एस आर का पेयर भी जो है आपके पास यहां पर है और केवल वहां पर ही है। ठीक है, केवल यहीं पर है। तो दो पेयर हमने स्टार्टर की हेल्प से भी हमने ये आंसर निकाल लिया और पेयर की हेल्प से भी निकाला। देखो क्यू स्टार्टर है और एस आर का पेयर है। क्यू हमारा स्टार्टर है और एस आर का पेयर है। ये 2 तरीके से आंसर आपके सामने। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो डी वाला हमारा राइट आंसर है। एक बार पढ़ते हैं वापस से कि देखो इट डज दिस बाय बिल्डिंग अप टेंशन फॉर पार्ट ऑफ ईयर ऑल थ्रू वंस यूथ। आई रिमेंबर द डेस्परेट नर्वसनेस that used to grip me from January to April every year, and after 4 decades
द सेम नर्वसनेस समटाइम्स रीअकर टू मी इन नाइटमेयर्स, मतलब वो हमेशा मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत में, परेशानी में डाल देती है वही वाली। इट मेक्स मी जंप आउट ऑफ बेड, कि वो इतनी मेरे लिए भयानक होती है कि मुझे सोने नहीं देती। ऑल इन स्वेट, मतलब मैं तुरंत पलंग से उठ जाता हूँ सोते हुए और पसीने में पूरा नहा लेता हूँ, इस तरीके की यहाँ पर सेंस आ रहा है। ठीक, डी वाला हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको देखें 70 वाला क्वेश्चन। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट दैट इज सो लिटिल वैल्यू टुडे दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू विन वर्ल्ड फेम एज अ हिस्टोरियन, yet that is exactly what Toynbee was able to। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? देखो यहां बात बताई जा रही किसके बारे में? इतिहास के बारे में, कि इतिहास दोस्तों एक ऐसा विषय है जो बहुत कम जिसके मायने हैं, जिसको लोग जो है बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, और इतिहास में आप कोई बड़ी ख्याति प्राप्त नहीं कर सकते हो, है ना। मतलब आप अगर हिस्टोरियन हो तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे या आपको वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मान सम्मान ख्याति मिल जाएगी। उसके बावजूद एक व्यक्ति जो है उन्होंने ऐसा किया, वो करने में ये कामयाब रहे। इसका मतलब ये जो टॉयनबी है ये मात्र एक ऐसे इतिहासकार रहे जिन्होंने अपना एक बड़ा नाम स्थापित करने में कामयाबी प्राप्त की। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं आगे, तो इसमें बात किसकी हो रही है? इतिहास की बात हो रही है, और उनमें एक फेमस हिस्टोरियन है जिनका नाम है टॉयनबी, उनकी बात की जा रही है। अब देखते हैं इसके बाद क्या आना चाहिए। We usually think of history as a chronological account of the development of various states and empires under ruler। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है दोस्तों? हिस्ट्री की बात हो रही है। देखो शुरुआत भी किससे हुई है? हिस्ट्री से हुई है। और यहाँ भी हिस्ट्री के बारे में कुछ है कि हम जनरली सोचते हैं हिस्ट्री के बारे में कि वो क्या है? एक क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है एक ऑर्डर में, है ना, एक सीक्वेंस में अकाउंट है, मतलब स्टेप बाय स्टेप है, सीक्वेंस या ऑर्डर, सीक्वेंस या ऑर्डर। डेट के हिसाब से जो अलग अलग घटनाएं होती हैं इतिहास की, उसको क्रोनोलॉजिकल अकाउंट बोला जाता है। ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्टेट, की किस तरह से अलग अलग राज्य का निर्माण हुआ, डेवलप हुआ, कैसे रियासतें बनी, कैसे रूलर बने, वो सब चीजें हम देखते हैं। अच्छा आगे, टॉयनबीज व्यू ऑफ हिस्ट्री वॉज डिफरेंट। टॉयनबी का जो नजरिया था इतिहास को देखने का वो थोड़ा अलग था। He tries to find the pattern behind the birth, growth and decay of civilization। देखो यहाँ भी टॉयनबी की बात हो रही है कि उसका जो नजरिया था वो थोड़ा अलग था। वो क्या करता था? वो अलग अलग पैटर्न्स देखता था कि सच क्या है, ग्रोथ क्या है, डीके कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें पढ़ता था। अच्छा, दो he used the recorded history of mankind, but he was interested not merely in the chronology of single state or group, but the rise and fall of whole civilization। अब यहां पर भी किसकी बात की जा रही है दोस्तों? यहां पर भी बात हम लोग कर रहे हैं इसकी टॉयनबी की। टॉयनबी का जो तरीका है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर दो ही यूज रिकॉर्डेड हिस्ट्री। देखो अच्छा देखो, सबसे पहले यहां बोला जा रहा है कि इनका जो टॉयनबी का जो व्यू ऑफ हिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अब कैसे डिफरेंट है, ध्यान देना, कैसे अलग है वो इसमें बताया गया है एस में। सबसे पहले बोला गया है कि उनका जो हिस्ट्री को देखने का जो नजरिया है, इतिहास को देखने का नजरिया है, वो अलग है। और कैसे अलग है वो बताया गया है एस में। इसका मतलब है क्यूएस का दोस्तों आपके पास पेयर है। किसका पेयर है दोस्तों? क्यूएस। देखो क्यूएस यहां पर पेयर नहीं है, क्यूएस का पेयर नहीं है, क्यूएस का पेयर यहां है और डी में है। ठीक है, तो क्यूएस हमारा डन है पेयर। अब हमको देखना है कि स्टार्टर क्या है। देखो दोस्तों, या तो क्यू स्टार्टर होगा, ठीक है, या तो क्यू से हम स्टार्ट करेंगे या फिर पी से स्टार्ट करेंगे। अब हम वापस शुरू पे आ जाते हैं कि पी यहां पर सही लगेगा या फिर क्यू लगेगा। आप देखो हिस्ट्री की बात हो रही है, एक ऐसा विषय है जो बहुत कम वैल्यू जिसको दी जाती है, और केवल टॉयनबी अपने आप को फेम में लाने में सफल रहे। और उसके बाद देखो पी, वी यूजुअली थिंक ऑफ हिस्ट्री एज ए क्रोनो। हम जनरली सोचते हैं कि हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है,
जो कि अलग अलग राज्यों की जानकारी देता है, स्टेट की जानकारी देता है। लग रहा है कि हो सकता है। क्या क्यों होगा? टॉयनबीज व्यू ऑफ हिस्ट्री वाज डिफरेंट। तो देखो हिस्ट्री जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो यहां मुझे बताओ पी पहले आना चाहिए कि क्यू आना चाहिए? आप देखो हम यूजुअली जो है हमारा सोचने का जो तरीका है हिस्ट्री का वो ये है कि वो एक सीक्वेंस है, डेट अलग अलग समय पर अलग अलग जो घटना घटित हुई उसको रिकॉर्ड किया गया, वो है, ये हमारा नजरिया है। और टोयनबी का जो नजरिया है वो है अलग है। तो जाहिर सी बात है पहले किसके बारे में बात की जा रही है कि हमारा नजरिया ये है इतिहास को देखने का, और टोयनबी का नजरिया वो है। ठीक है, इसका मतलब P पहले आएगा, उसके बाद Q आएगा। मतलब स्टार्टिंग जो है हमारी P से होने वाली है, मतलब D वाला जो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, D हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम पढ़ेंगे पूरा, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। आप लोग भी जो है वीडियो पोस्ट करके वापस से इसको पढ़ें कि PQSR सही है या फिर नहीं है। देखो क्या होगा, हिस्ट्री इज सब्जेक्ट दैट इज सो लिटिल वैल्यूड today that it is most impossible to win world fame as a historian, yet that is exactly what Toynbee was able to, ठीक है, उन्होंने किया। आगे पढ़ते हैं। Toynbee व्यू, एक मिनट मैंने कुछ गलत किया। P से शुरुआत होगी ना, हाँ ये वी यूजुअली थिंक, हमको यूजुअली कैसा लगता है कि हिस्ट्री जो है क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है, डेवलपमेंट अलग अलग स्टेट्स को डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद टॉयनबी का जो नजरिया है वो कुछ और है। दो ही यूज रिकॉर्डेड, उन्होंने भी हालांकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड यूज किया, बट ही वाज इंटरेस्टेड नॉट मियरली इन द क्रोनोलॉजी, वो केवल क्रोनोलॉजी ऑफ सिंगल स्टेट में इंटरेस्टेड नहीं थे ना ग्रुप में, लेकिन द राइज एंड फॉल ऑफ होल सिविलाइजेशन वो उनका सब्जेक्ट था इंटरेस्ट का। आगे ही ट्राइज टू फाइंड, उसके अलावा वो पैटर्न्स ऑफ बर्थ, ग्रोथ और डीके ऑफ सिविलाइजेशन, इस पे भी काम करते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है दोस्तों डी वाला हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।